नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मोदी के पैकेज को मूडीज का ठेंगा, भारत की रेटिंग को नेगेटिव किया। राहुल गांधी बोले अभी तो स्थिति ज्यादा खराब होगी। जी हां दोस्तों, पहले से सुस्त पड़ी देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से तबाही के कगार पर है। मोदी सरकार ने इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज का बाजा पूरे 5 दिन तक मीडिया में बजता रहा। वित्त मंत्री लगातार 5 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पैकेज का बखान करते रहे, लेकिन लगता है कि इस पैकेज का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं पड़ रहा। दरअसल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मोदी सरकार के पैकेज को देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में नाकाम बताया है। इतना ही नहीं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में बड़ी गिरावट कर दी है। कोरोना से निपटने के लिए लागू हुए लंबे लॉकडाउन, बढ़ते कर्ज और कारोबारी माहौल में मंदी को कारण बताते हुए एजेंसी ने भारत की रेटिंग में कटौती की है। भारत की क्रेडिट रेटिंग को अब Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है। मूडीज ने कहा कि इसकी वजह से सीधे तौर पर कोरोना महामारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं और भारत की क्रेडिट प्रोफाइल में कटौती करनी पड़ी है। Baa3 का अर्थ सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे निचले स्तर की रेटिंग है। Baa3 सबसे निचली निवेश ग्रेड वाली रेटिंग है। इसके नीचे कबाड़ वाली रेटिंग ही बचती है। एजेंसी ने कहा है कि मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को भी Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मूडीज में मोदी द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने को कबाड़ वाली रेटिंग से एक कदम ऊपर रखा है। गरीबों और MSME क्षेत्र को समर्थन की कमी का मतलब है कि अभी और अधिक खराब स्थिति आने वाली है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ महज 3.1% ही रही है, जो बीते 8 सालों में सबसे कम है। मूडीज ने मौजूदा वित्त वर्ष में भी GDP में 4% की गिरावट की बात कही है। मूडीज का कहना है कि मार्च से लेकर मई तक लॉकडाउन जारी रहने के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। मूडीज से पहले फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी भारत की रेटिंग में कमी की है और उसे BBB किया है। इससे पहले 2017 में मूडीज ने भारत की रेटिंग को Baa3 से बढ़ाकर नवंबर 2017 में Baa2 कर दिया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों के चलते यह कटौती की गई थी। यही नहीं, मूडीज ने मोदी सरकार की ओर से गरीबों और बेरोजगारों के लिए उठाए गए कदमों को भी अपर्याप्त करार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन मसले पर कांग्रेस हमलावर, सुरजेवाला का सवाल, अब क्या बोलेंगे शाह। जी हां दोस्तों, भारत चीन विवाद पर कांग्रेस का सवाल, इंटेलिजेंस फेल, सरकार दे जवाब। कांग्रेस, भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास जारी तनाव को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया गया है। मंगलवार सुबह कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर अमित शाह का करीब 5 साल पुराना ट्वीट रीट्वीट किया, जिसमें अमित शाह ने लिखा था कि चीनी नागरिक भारत की जमीन में घुसकर पिकनिक मनाते हैं। अब सुरजेवाला ने इस ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा है कि क्या अमित शाह अब कुछ बोलेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के बयान पर भड़की कांग्रेस, बोली मध्य प्रदेश की जनता उपचुनाव में देगी जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस काफी भड़की हुई है, जिसके चलते पार्टी के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस की सरकार गिराने में अमित शाह के बीजेपी के रोल से इनकार वाले बयान पर जीतू पटवारी ने केंद्र पर काबिज बीजेपी सरकार पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र बचाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाने के लिए देश की सरकार बड़ी जिम्मेदार है, जिसके लिए मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को उपचुनाव में जवाब देगी। जीतू पटवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि इंदौर के रास्ते प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बता दें कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सरकार को इंदौर के रास्ते कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जिम्मेदार बताया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी पर बोली कांग्रेस, ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम। जी हां दोस्तों, फसल के दाम में बढ़ोतरी को कांग्रेस ने बताया नाकाफी। कहा, सरकार नहीं दे रही है किसानों पर ध्यान। कोरोना संकट के बीच आर्थिक परेशानियों से उबारने के लिए मोदी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वहीं किसानों के लिए 14 फसलों पर 50 से 83% तक ज्यादा दाम देने का फैसला किया है। इस फैसले पर बीजेपी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे झटका करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसान ने एक अज्ञात योद्धा के तौर पर काम किया, लेकिन किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस का कहना है कि ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मंगलवार को वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसान ने कोरोना महामारी के दौरान भी बम्पर उपज दी, लेकिन किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सुनील जाखड़ ने कहा, सरकार ने शायद किसान को आत्मनिर्भर मान लिया है, इसीलिए किसान की अनदेखी की जा रही है और उसे कुछ नहीं दिया गया है। सुनील जाखड़ ने कहा कि यह नामात्र की बढ़ोतरी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि CACP का दस्तावेज कहां है, जिसके आधार पर एमएसपी की घोषणा की गई। जाखड़ ने कहा कि मजदूरों की कमी के चलते फसल की रोपाई की कीमत 2 गुनी हो गई है, लेकिन एमएसपी में इस तथ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। मोदी कैबिनेट में हुआ फैसला। सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी की गई है। तोमर ने बताया कि 14 फसल ऐसी हैं जिसमें किसानों को 50 से 83% तक ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव, सियासी ड्रामे के आसार। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की 24 सीटों पर 19 जून को चुनाव कराए जाने के ऐलान के बाद कर्नाटक में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है, लिहाजा वोट के गणित को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि कर्नाटक में सियासी ड्रामा तय है। कर्नाटक में कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय है। जनता दल यानी जेडीएस के लिए होने वाले वोटों की कमी कांग्रेस के सरप्लस वोटों से पूरी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि एचडी देवगौड़ा जेडीएस के प्रत्याशी हो सकते हैं। वोटों का समीकरण देखा जाए तो प्रत्येक उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए करीब 45 वोट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बीजेपी में भी उम्मीदवारों को लेकर सियासी खींचतान देखने को मिल सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नाराज नेताओं को लेकर भाजपा में टेंशन, खुद सीएम शिवराज लगा रहे फोन। जी हां दोस्तों, उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश भाजपा के सामने इस वक्त कई चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। इन चुनौतियों में एक है उसके नाराज नेता। दरअसल भाजपा द्वारा दल बदलुओं को मौका देने के बाद कई विधानसभा सीटों पर उसके नेताओं का राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया है, जिसे देखते हुए उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। भाजपा इस चुनौती से उबरने के लिए पूरी तरह मैदान में उतर गए हैं और खुद सीएम शिवराज मोर्चा संभाल नजर आ रहे हैं। बात चाहे हाट पिपलिया से दीपक जोशी के बारे में करे या फिर ग्वालियर से जयभान सिंह पवैया की, बात चाहे सांची से शेजवार पिता पुत्र की बात करें या फिर प्रदेश की मुख्य राजनीति में एंट्री की संभावना तलाश रहे अनूप मिश्रा की, भाजपा में बड़े पैमाने पर कांग्रेस नेताओं की एंट्री और उन्हें विधायकी का टिकट मिलने की स्थिति ने संबंधित नेताओं को परेशानी में डाल दिया है और उन्हें खुद का राजनीतिक भविष्य संकट में नजर आने लगा है। वहीं इसे मौके के तौर पर भांपते हुए कांग्रेस ने संबंधित नेताओं पर डोरे फेंकने भी शुरू कर दिए हैं और उपचुनाव में वह इसका लाभ लेने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा यह मामला भाजपा के लिए टेंशन बढ़ाने का काम कर सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर यशवंत सिन्हा का तंज, बोले लोकतंत्र के इतिहास में यह पन्ना जोड़ने के लिए बधाई। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा मोदी सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी 2 सरकार के पहले 1 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और यह मौजूदा सरकार की गलती की वजह से नहीं है, बल्कि पंडित नेहरू की वजह से है। अगर उन्होंने 1947 से 1964 तक
देश पर शासन नहीं किया होता तो देश की विकास दर दोगुनी होती। पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की बधाई कि उन्होंने देश के लोकतंत्र के इतिहास में यह स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। सरकार पर तंज कसते हुए सिन्हा ने कहा कि अगला वर्ष बेहतर होने का वादा किया गया है, लेकिन जब कोरोना अपने चरम पर पहुंचेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। बता दें कि यशवंत सिन्हा पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वह देश के वित्त मंत्री थे, लेकिन पार्टी के साथ चलते अपने मतभेद की वजह से उन्होंने 2018 में पार्टी से किनारा कर लिया। इससे पहले यशवंत सिन्हा ने कोरोना संकट में जारी किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि केंद्र की गूंगी अंधी सरकार को जगाने के लिए विपक्ष पार्टियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। विपक्षी दलों को प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों की स्थिति को उजागर करने के लिए विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जो गरीबों की पीड़ा के लिए बहरी और अंधी हो चुकी है। मात्र बयानबाजी अब पर्याप्त नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की घुसपैठ पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा क्यों है चुप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चीनी सेना की घुसपैठ पर उठाए सवाल। सुरजेवाला बोले, घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी है। भारतीय सीमा के नजदीक चीनी सेना लगातार हरकत कर रही है। लद्दाख के पास जारी विवाद बढ़ता जा रहा है और अब खबर है कि चीनी सेना ईस्टर्न लद्दाख के पास अपने लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है। लगातार जारी चीन की इन हरकतों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी है। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीनी सेना द्वारा लद्दाख और सिक्किम के 3 स्थानों पर घुसपैठ समाचार पत्रों की सुर्खियां बने हुए हैं तथा कथित तौर से ये घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी वैली और पागोंग जिले के इलाके में हुई है। डरबुक श्योक डीबी रोड पर है खतरा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, खबरों की माने तो चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान वैली और पागोंग लेक एरिया में घुसपैठ कर हमारी भूभागीय अखंडता पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। भारतीय सेना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सुरक्षा विशेषज्ञों और सेना के जानकारों की माने तो गलवान नदी वैली में चीन की घुसपैठ से डरबुक श्योक डीबी रोड को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसका इस्तेमाल उत्तर के इलाके में और काराकोरम दर्रा के नजदीक भारतीय सेना को सामान और सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। रणदीप सुरजेवाला ने कई अहम मुद्दे उठाते हुए कहा कि देश की इन चिंताओं के बारे में मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पागोंग लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है? क्या उन्होंने चीन द्वारा स्वीकृत सीमा रेखा को लांघकर गलवान नदी वैली में सैकड़ों टेंट, कंक्रीट के ढांचे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार कई किलोमीटर सड़क बना ली है? इसी प्रकार से पागोंग लेक के उत्तरी तट पर भी क्या सड़क निर्माण किया है? क्या यह सही है कि पागोंग लेक के पास फिंगर हाइटर्स फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में हैं? क्या गलवान नदी वैली में चीनी घुसपैठ से डरबुक श्योक डीबीओ रोड पर संचालन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके में और काराकोरम दर्रा के नजदीक भारतीय सेना को सामान और सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता की इन महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने क्या रणनीतिक तैयारियां की हैं और क्या कारगर कदम उठाए हैं? मोदी सरकार ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात पर देश और देश के लोगों के साथ हालात का विवरण साझा क्यों नहीं किया? मोदी सरकार ने इस संकट को कूटनीतिक तौर पर सुलझाने बारे बयान दिया है, लेकिन मोदी सरकार को भारत की भूभागीय अखंडता की रक्षा करने और भारत चीन सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के बारे में देश के नागरिकों और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जंगल राज का आरोप झेलने वाले लालू ने अब नीतीश सरकार को बताया दुशासन राज, लिखी ये बात। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान ट्विटर पर शांत दिखने वाले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अनलॉक 1 के पहले दिन ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला है। लालू ने कविता के माध्यम से नीतीश कुमार और उनके राज की न केवल व्याख्या की है, बल्कि इसे उखाड़ फेंकने का भी आह्वान कर दिया है। अपने बेटे तेजस्वी की तरह ही लालू यादव भी चुनावी साल में सुस्त पड़ रहे बिहार की पॉलिटिक्स में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं। लालू ने अपने इस ट्वीट को
कविता का रूप दिया है और चुनावी मैदान में नीतीश कुमार से दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है। मालूम हो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद फिलहाल चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सजा याफ्ता हैं और रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में यानी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं, जिसमें लालू का जेल से निकलकर शामिल होना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में वो जेल से ही सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संगठन में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।